तेजस्वी हस्ताक्षर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनकी वाणी में है अनुभव का सार और विचार की स्पष्टता। 3 दशकों से अधिक समय से मीडिया के आकाश पर अपनी पहचान गढ़ने वाले, वर्तमान में टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के परामर्श संपादक श्री अमिताभ अग्निहोत्री। देश के कई अग्रणी समाचार संस्थानों से आप जुड़े रहे और अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण से आपने सच्ची पत्रकारिता का आदर्श स्थापित किया है। मंच पर स्वागत श्री अमिताभ अग्निहोत्री का। वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात लेखक, हिंदी पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम श्री ओंकार चौधरी। 4 दशकों से अधिक की सशक्त पत्रकारिता यात्रा में आपने दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे अग्रणी समाचार पत्रों में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। गहन राजनीतिक समझ, सामाजिक दृष्टि और सांस्कृतिक संवेदना के साथ आपकी लेखनी ने सदैव जनमत को दिशा दी है। मंच पर बहुत आपका अभिनंदन श्री ओंकार चौधरी जी। वरिष्ठ पत्रकार, डीडी न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, भारतीय समाचार जगत के एक प्रख्यात और विश्वसनीय व्यक्तित्व श्री प्रखर श्रीवास्तव, जिन्होंने इंडिया टीवी, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी और न्यूज 24 जैसे प्रमुख चैनल्स में अपनी पत्रकारिता की छाप छोड़ी है। बहुत बहुत मंच पर आपका अभिनंदन श्री प्रखर श्रीवास्तव जी। शब्दों की सटीकता, नीति की सूझबूझ और अनुभव की गहराई, इन सभी का सुंदर संगम है कंचन गुप्ता जी। वर्तमान में आप भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। पत्रकारिता, शासन और रणनीति संचार में 4 दशकों का अनुभव आपको देश के नीति निर्माण क्षेत्र में विशिष्ट बनाता है। बहुत बहुत आपका मंच पर अभिनंदन श्री कंचन गुप्ता जी। नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज चंडीगढ़ के अध्यक्ष और ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक के लेखक श्री नीरज अत्री, आपने राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने प्रेम के कारण बिना किसी अपेक्षा के एनसीईआरटी द्वारा इतिहास के विरूपण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन श्री नीरज अत्री जी। भारत की सभ्यतागत चेतना को आधुनिक विमर्श से जोड़ने का जो प्रयास प्रारब्ध कर रहा है, उसके प्रणेता हैं श्री अवनीश पी.एन. शर्मा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सलाहकार सदस्य के रूप में आप भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और वैचारिक पुनर्जागरण के संवाहक हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन श्री अवनीश पी.एन. शर्मा साहब। सत्र का विषय है मोदी, योगी एंड हिमंता, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और इस सत्र के संचालन के लिए माइक्रोफोन हैंड ओवर करना चाहेंगे श्री हर्ष कुमार जी को। जी धन्यवाद। बड़ा मजा आता है जब बड़ा पैनल हो सबसे लास्ट में, तो थोड़ा थोड़ा समय से चुरा के बोल दो तो काम हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति का भविष्य, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें नाम जब शुरू होता है तो मोदी जी का नाम है, वर्तमान है, योगी जी हैं और हिमंता है। मुझे 3 फ्लेवर इसमें दिखाई दे गए। एक तो भारतीय राजनीति के भविष्य की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा वर्तमान भी उसकी रेस में है, यानी नरेंद्र मोदी जी रेस में हैं, तो 29 में वो रेस में है। अब आते हैं अगला चुनाव कौन करता है, तो चाय वाला किसने चुना था, और उसके बाद कौन आएगा, तो 2016 के आसपास 17 का जब विधानसभा चुनाव प्लान हो रहा था, तो मैं चूंकि गोरखपुर से आता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि मंदिर और हमारे घर के बीच की दूरी 200 मीटर है, तो मैं पड़ोसी हूं बाबा का। तो साहब, एक भक्त ने एक गाना रिकॉर्ड किया, वो यूट्यूब पे आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा। यूपी सीएम मांग रहा है श्री योगी योगी। ये महाराज जी ने नहीं बनवाया था, यानी ये जनता से आवाज उठी थी। यूपी सीएम मांग रहा है श्री योगी योगी, तो भारत पीएम मांग लेगा, भारत पीएम मांग लेगा। और कम से कम ये भरोसा तो हमें नागपुर वाली पार्टी पे है ना साहब, कि इस परिवार में कोई लोकतांत्रिक राजवंश नहीं, कोई पैदाइशी प्रधानमंत्री नहीं है। पीएम इन वेटिंग सुना था, यहां पैदाइशी प्रधानमंत्री, तो कोई पैदाइशी प्रधानमंत्री नहीं है। दूसरा, हेमंता, ये फ्लेवर मुझे मिला। एक जवाब आता है, साहब भारतीय जनता पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता, इनको टिकट नहीं मिलता, बाहरी को टिकट मिल जाता है। और आप देखिए, हम यहां विमर्श कर रहे हैं कि भविष्य भारत की राजनीति का होगा, और कांग्रेस से आए हुए हेमंत विश्व शर्मा। तो ये समावेशी, यानी भारत अब
कहीं से भी अपने लिए हीरे चुन के ला सकता है। ये 3 नाम बता रहे हैं। वर्तमान ही इतना सशक्त है कि अभी हम उसको भी भविष्य मान रहे हैं, और दूसरा भविष्य जनता मांगती है श्री योगी। और आगे अगर कोई भी और हो, हमारे काम का हो, तो हिमंता विश्व शर्मा। मुझे नहीं लगता कि अब चौथे, पांचवें, आठवें नाम पे जाना चाहिए। जी, आपने सही कहा। तो अभी आप जो जवाब दिया 2029 की आपने बात कर दी उसमें, तो अगला क्वेश्चन इसी से ही था मेरा, तो आप उसी में ऐड ऑन करें। आप उठाइए माइक, फिर उल्टा चलते हैं इधर की तरफ से। 2029 की हम लोग बात करने लगे हैं अभी से ही, और सब लोगों के मन में भी ये सवाल रहते हैं कि साहब 2029 में क्या हम इसी सिस्टम के साथ जाने वाले हैं, इसी टीम के साथ जाने वाले हैं? इसे लेकर बड़ी चर्चा होती है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट के आए थे, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था अभी कि देखिए आप मोदी जी को वोट दोगे, वो अमित शाह को बना देंगे। अभी उन्होंने 20 दिन के लिए जब वो बेल पर आए थे छूट करके, तो क्या 2029 तक मोदी जी के साथ जाएं? 2029 के बाद 34 के बीच में कोई अगला विकल्प कोई तलाशने की बात की जाए, या भाजपा के अंदर से बात चले? क्योंकि अभी जैसे कंचन जी भी कह रहे थे कि साहब 2012-13 तक तो कुछ था ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मोदी जी आए। तो मैं उसमें ऐड ऑन कर दूं कि 2014 में अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद 2019 की उम्मीद नहीं करी जा सकती थी उस समय कि 2019 में इस तरह होगा। तो 2029 के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता से कंचन जी की बात से असहमति दर्ज कराता हूं कि 2012-13 में किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जनता ने सोचा था, पब्लिक ने सोचा था साहब, और पब्लिक ने उन्हें वोट किया और उसके बाद आगे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह खुद बनाई। उनको ठीक है, नागपुर के वाया ही आते हैं सारे, लेकिन अब मैं उस एपिसोड पर नहीं जाना चाहूंगा, आडवाणी जी और मोदी जी। मोदी जी ने खुद अपनी जगह बनाई, खुद आगे बढ़े, और मोदी को यह पता था जनता के साथ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पब्लिक तैयार थी, नेता तैयार था। मेरे पिताजी स्वर्गीय कहा करते थे गुरुओं के बारे में, मैं उस पर मतलब विस्तार नहीं दूंगा। वो कहते थे कि जब मुझे जाना है और मुझे यह पता है कि रिजर्वेशन काउंटर कहां है, तो मैं किसी ट्रेवल एजेंट के पास क्यों जाऊंगा? वो किसी गुरु के पास नहीं जाते थे, कहते थे जीवन में मेरा कोई गुरु नहीं है। जनता को पता था कि मुझे कौन सा लीडर चाहिए, लीडर तैयार था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बन गए। अब आते हैं 2029। तो साहब एक बात तो सीधा है कि 2029 तक ये तो बोल चुके हैं अमित शाह, मैं उनकी लाइन ले रहा हूं। अभी बिहार चुनाव में बोले कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, बिहार में जगह खाली नहीं है, तो यूपी में भी खाली नहीं है, सब व्यस्त रहेंगे। 29 तो नरेंद्र मोदी जी ही हमें लेके जाएंगे और हम नरेंद्र मोदी जी को लेके जाएंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। जनता के मन में, मोदी और उनके वोटर के मन में कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है। रिटायरमेंट की एज खुद तय की जाती है, खुद बिगाड़ी जाती है, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है साहब। तो इसलिए अब वो किसे देंगे? मुझे अमिताभ सर की बात, हाथ रखने वाले का वो ऑरा होगा, वो जिस पर हाथ रख देगा वो आ जाएगा, तो उत्तराधिकारी भी तय हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि उम्र, सीधी सी बात है उम्र, और नरेंद्र मोदी जी की वो वाली बात हर्ष जी कि झोला उठाऊंगा चल दूंगा, और आप सबने कहा, कंचन सर ने कहा कि धार्मिक नेता होना चाहिए। तो श्री योगी जी के बारे में मैं कहता हूं कि वो योग पथ से निकल के राजपथ तक आए हैं, मठ से निकल के यहां तक आए हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य तय है। और एक शंका समाप्त हो जाती है कि साहब बाहरी को बना दिया, हेमंता का नाम इसी में है लिस्ट में। देखिए साहब, मंच पे भी दक्षिण पंथ ने कब्जा किया हुआ था बहुत देर से, और हम मंच पे बैठे ये बेचारे वामपंथी हैं, तो हमारे वामपंथी भाई के हाथ में आया, तो उसके बाद अब हम थोड़ी देर कब्जा रखेंगे। कमजोरों की बात दब जाती है जब भारी लोग होते हैं। मैंने अपनी पहली बातचीत में कहा था कि मोदी जी, योगी जी और हेमंता, ये 3 नाम जब आते हैं तो ये 3 फ्लेवर दिखाते हैं, वर्तमान और आगे की अपेक्षा।
और हेमंता जी के बारे में मैंने कहा था, ये दिखाता ये है कि आपके लिए हीरे कहीं भी हों, आप उन्हें लाते हैं और ये समावेशी। और मुझे तो कई बार वो इस तरीके का साउंड करता है कि आजादी की, उस कथित आजादी की सो कॉल्ड लड़ाई में सब कांग्रेसी थे, सब कांग्रेसी थे। तो अब भारत की नई सांस्कृतिक आजादी, और इसीलिए मैं 2014 के लोकसभा चुनाव को कभी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता साहब, मैं कहता हूं 2014 में इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन जनरेशन ए से लेके जेड तक, वो जी नहीं, वो जी तो बीच में शामिल है, हम सारों ने मिलकर किया था। इसलिए हम बांग्लादेश से बहुत आगे हैं, सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग से बहुत आगे हैं, और नेपाल से तो हम बहुत उनके दादा हैं इस मामले में, जब हमने 2014 में कल्चरल क्रांति की। तो हेमंता अगर हमारी चर्चा में है तो ये बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उस कथित आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस पार्टी है, और ये नए भारत की नई क्रांति है जो सांस्कृतिक आजादी की तरफ बढ़ी है। इसलिए हेमंता हमारी चर्चा के केंद्र में हैं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाए और न करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो भी योगी जी से संबंधित ही है, और अविनाश जी इसमें कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे जो ये बात हो रही थी। सवाल ये है कि अमित बंसल दिल्ली से इनका सवाल है कि योगी जी इज नॉट फ्रॉम द आरएसएस एंड एज पर रिपोर्ट्स आरएसएस डज नॉट सपोर्ट हिज राइज, हाउ विल दिस अफेक्ट द चांसेस ऑफ पीएमशिप? बाकी आप ऐड कीजिए। जी, मैं इस प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो माफिया को किस तरीके से कंट्रोल किया है अमिताभ जी ने उसमें बताया है कि बहुत सारा काम अभी बाकी है। लेकिन एक चीज और, माफिया योगी जी केवल गोली से या गाड़ी पलटा के नहीं कंट्रोल कर रहे, पेट पर और जेब पर, इन दोनों पर लात भी डाल रहा है। क्योंकि पेट पर लात नहीं पड़ेगा, जेब पर लात जब तक नहीं पड़ेगी, ये रक्त बीज हैं, ये लगातार पैदा होते जाएंगे, जमानत पाएंगे, जेल से बाहर आएंगे। मैं दो छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं आपको। बुलडोजर, हमारी सेक्टर 16 की सो कॉल्ड स्थापित मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बुलडोजर का बॉ बोल दे, ऊ की मात्रा भले न लगाए, तो कहेंगे कि थाम गया योगी का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने चाबी निकाल ली। इस तरह की ब्रेकिंग बनती है। लेकिन साहब हुआ क्या? एक भी ऐसा बुलडोजर का कोई केस बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ कोई स्थगन आदेश किसी अदालत से आया हो। क्यों नहीं आया? क्योंकि फाइल बड़ी तगड़ी बनवाते हैं योगी जी। कागज पे उनका काम ये होता है कि चलता हुआ बुलडोजर चलता जाता है और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि किसी अवैध पर चले हुए बुलडोजर को हम रोकेंगे नहीं और वैध पर बुलडोजर बाबा चलाते नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में, वो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मोदी जी को पता था कि मुझे पीएम बनना है, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। यूपी के सीएम हैं, एक राज्य के सीएम हैं, बुलडोजर दंदना के चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है बिल्कुल वाजिब है, सरकार चलाओ, और पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनानी पड़ती है। आज अगर पूरे देश के किसी जिले का एक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने राजनीतिक नेतृत्व के न चाहते हुए भी अगर ठान ले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उठाए, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कोई मामला बनता है तो बुलडोजर चला सकता है। उन्होंने ये रास्ता खोल दिया है। उन्होंने ये रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद कि वेस्ट बंगाल में डिमांड करे जनता बुलडोजर चलाओ ममता, केरल में मांगो, डिमांड करो, चलाओ, पंजाब में। और दूसरी चीज साहब, वो कागज की इतनी तैयारी करते हैं कि ये अभी कौन बरेली वाला झुमका किसका गिरा था, नाम भूल गया, तौकीर रजा। भाई साहब, इस हाल में जितने लोग बैठे हैं जरा बता दीजिए, स्वतः संज्ञान तो छोड़ दीजिए, तौकीर रजा क्या कोई वकील अब तक जमानत मांगने के लिए किसी कोर्ट में क्यों नहीं गया? ये तो उसका अधिकार है साहब। कपिल सिब्बल चाचा कहां हैं? कहां गए ये लोग? आप सोचिए कागज की कितनी तैयारी है कि न स्वतः संज्ञान है तौकीर रजा पे, और न तौकीर रजा की खुद भी साथ है कि वो अपना वकील भेज दे कि भैया जमानत दे दो। तो ये तैयारी होती है। अब सवाल आपका बताता हूं, इसका बड़ा सूक्ष्म जवाब है मेरे पास।
जिस दिन मैं आदरणीय मोहन भागवत जी से व्यक्तिगत मिल लूंगा और सर आपकी ये बात उनसे पूछ लूंगा और वो जब मुझे उत्तर दे देंगे तो मेरा ईमेल ले लीजिए, मैं आपको ईमेल करके बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये नागपुर के अंदर का मामला है और हम जैसे लोग न भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले मेंबर हैं और बड़े आदर से कहता हूं दीक्षित संघी भी नहीं है। दीक्षित सर आप मत सोचिएगा, मैं आपको नहीं बोल रहा, दीक्षित संघी भी नहीं है, संघ के नहीं है, लेकिन ये मानते हैं और ये जानते हैं और ये संस्कार हमें शिशु मंदिर ने दिया है जहां हमने अपना शुरुआती अध्ययन किया। तो साहब भारत के लिए इसके अलावा और कोई मातृ संस्था नहीं हो सकती। ये खुद को भी सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और मैं एक संस्कृति कर्मी हूं, तो इनसे अलग कहां हूं। तो जिस दिन ये सवाल हमें उनसे मिल जाएगा बता देंगे, क्योंकि उनके अंदर की बात है। वैसे संघ का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर में भी हुआ था अभी। हाँ बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल हुआ।